चलिए शांति बैठिए, आइए अपने क्लास में। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था जी? हाँ, बोल्शेविक क्रांति कल पढ़ लिया, तो आज क्या पढ़ेगा? मुख्य रूप से कल हम लोग पढ़े थे बोल्शेविक क्रांति या जो रूस की क्रांति हुई है उसका कारण, कौन कौन से कारण थे। और बोल्शेविक क्रांति हम बताए हैं कि एक तरह से देखो तो तुमको दो चरण में हुआ है। एक हुआ था मार्च वाला, ठीक, और एक होगा आज जो लेनिन करेगा। तो दो क्रांति हुई थी, ठीक, उसके बारे में पढ़े थे। उसके पहले की जो क्लास है उसमें हम लोगों ने समाजवाद, साम्यवाद, यूटोपियन समाजवाद, वैज्ञानिक समाजवाद, इस सब के बारे में पढ़े थे। कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़े थे। कल हम लोगों ने रूस के राजा के बारे में पढ़ा। कौन था राजा जी रूस के क्रांति के समय? द्वितीय। रूस में जार के मतलब क्या होता है? अरे एक के बात है। अब एक सवाल करेंगे, बता देखते हैं कौन बताता है इसको। जार निकोलस द्वितीय का जो सबसे विश्वसनीय सेना के टुकड़ी था उसका नाम क्या था? नाम बोल दे तो जान के लिए, नाम बोल दो तो जान जाए। ए लड़का, फेरो बाबरस की। चलो ऑब्जेक्टिव पकड़ लेगा। अगला सवाल, रूस में कृषि दासता को यानी कृषि में सुधार कब किया गया था? कौन किया था? कौन किया था जी? हाँ, एलेक्जेंडर बनबे ज्यादा तेज है, टॉप करेला हवा 1861 में। ओके, बताइए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ठीक 8 मार्च को। 8 ही मार्च को क्यों मनाया जाता है? महिलाओं ने आंदोलन किया था, खाली इतना बोलेगी? लगावे ना था, तो तोरो करिया नहीं आवाज ना निकलेगा, बस शांत हो जाएगा। न बताए थे रूस की क्रांति हुई थी तो 8 मार्च को महिलाओं ने वहां पे नारा लगाया था, सड़क पे आंदोलन की थी, रोटी दो, इसीलिए। ठीक, पहली बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया? किस वर्ष मनाया गया? किसके द्वारा ये मनाया गया? कौन घोषणा किया कि 8 मार्च को बनेगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस? सम्राट राजा हलई। ठीक है, चलो वो सब बात खत्म करो। संयुक्त राष्ट्र संघ था गधवा। इधर आइए, आज हम लोग समाजवाद एवं साम्यवाद का अंतिम क्लास कर रहे हैं। आज हम इसको खत्म करेंगे। आप लोग थोड़ा सा धैर्य बना कर रखिएगा, ज्यादा नहीं है। हम इसमें वही बात बताएंगे जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछेगा, ठीक, एक्स्ट्रा बात को छोड़ देंगे। और आज इसको खत्म, अगले सप्ताह में इसका ऑब्जेक्टिव करवा लेंगे। ऑब्जेक्टिव करवाने से पहले आप लोगों का जो एग्जाम चल रहा है 10th का वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो उसमें जो नया क्वेश्चन अगर आएगा तो वो भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि कौन कौन सा सवाल इस चैप्टर से आया है। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास आज का। हम लोग असल में जो रूस की क्रांति है उसको पढ़ते हैं। हम बताए हैं कि रूस की क्रांति कितने चरण में हुआ जी? 2 चरणों में हुआ है। 1917 वाला 2 चरण में हुआ है। एक हुआ था फरवरी मार्च में और एक हुआ है अक्टूबर नवंबर में। फरवरी मार्च क्यों बोल रहे हैं, अक्टूबर नवंबर क्यों बोल रहे हैं, ये समझ में आ रहा है? 13 दिन के आगे पीछे इस वजह से, ठीक। तो देखिए, जब क्रांति चल रहा था मार्च वाला 1917 में, तो मार्च में क्रांति हुआ था। और जब जार निकोलस द्वितीय अपने सेना को कहा कि देखो सब विद्रोह कर रहा है, जाओ गोली चलाओ, तो सेना कहा कि हम गोली नहीं चलाएंगे। उसका जो सबसे विश्वसनीय सेना की टुकड़ी थी वो भी कहा कि हम गोली नहीं चलाएंगे। और जार निकोलस द्वितीय को ये बात समझ में आ गई कि अब सरेंडर करने के अलावे मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मुझे जनता की बात माननी पड़ेगी। और अंततः उसे जनता की बात माननी पड़ी।
उसे अपना गद्दी छोड़ना पड़ा और सरकार में बर्जुआ वर्ग की बोलबाला हो गया। माने कि सरकार में कौन आया? बर्जुआ वर्ग। बर्जुआ वर्ग में किसान आता है, मध्यम वर्ग वाले लोग। तो उनकी सरकार बनी। सरकार में सबसे हेड कौन है? तो उसका नाम है केरेंसकी। नाम सब कल बता दिए है। तो केरेंसकी की सरकार बनी। लेकिन ये सरकार जो है वो मुख्य रूप से किसके लिए काम कर रही है? बर्जुआ वर्ग के लिए। और रूस में सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है? किसानों मजदूरों की। तो जब ये सारी घटनाएं चल रही थी, उसी टाइम पे एक और व्यक्ति की कहानी शुरू होती है और उस व्यक्ति का नाम है लेनिन। ये लेनिन है, ठीक। अब जानो पहले लेनिन के बारे में। लेनिन इस टाइम पे जब 1917 की क्रांति हो रही है तो वो रूस में नहीं है, वो है स्विट्जरलैंड में। अब स्विट्जरलैंड में क्यों है? तो पीछे जो भी क्रांति वगैरह हुई थी तो उसके वजह से जो जार निकोलस है वो क्या किया था? इसको रूस से भगा दिया था, निर्वासित कर दिया था कि तुम रूस से भाग जाओ। अब हमारा विरुद्ध तू बोलेगा तो हम तोरा क्या करेंगे? क्या करेंगे? भगा ही देंगे, ठीक। दूसर कोचिंग में पढ़ते रहेगा। जैसे ही पता चलेगा कि यहाँ के टीचर गया, गप सुकुना के यहाँ बैठ जाएगा, आ जाएगा ना। उसी आधार पर यहाँ समझो। तो जब पीछे कुछ क्रांति हुई, आंदोलन हुई, तो उस दौरान इसको क्या किया गया? लेनिन को यहां से भगा दिया गया जार के द्वारा, यानी सम्राट के द्वारा। और वो यहां से भाग करके स्विट्जरलैंड में अपना जिंदगी जी रहा था। ये अपना वहां जी रहा है, इधर जो भी घटना है वो हो रही है। होते होते कौन सा टाइम आ गया था? 1917 होला, फरवरी मार्च में। तो जब देखा यहाँ पे लेनिन कि हमारे देश में क्या हुआ है, जनता राजा के खिलाफ में विद्रोह किए हुए है, जनता और राजा के बीच लड़ाई चल रही है, तो उसी टाइम ये आया कहां? रूस वापस। और इसको भेजा कौन? जर्मनी। अब सवाल आएगा कि जर्मनी इसको रूस क्यों भेज रहा है? उसको क्या लेना देना? तो लेना देना है, आप लोगों को याद है प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक? एक तरफ जर्मनी था और दूसरी तरफ अमेरिका, रूस, फ्रांस में रूस यहाँ हो गया, यानी इन दोनों के बीच लड़ाई चल रहा था। जार निकोलस लड़ाई किया था। कल बताए कि इसको लड़ने का कोई खास वजह नहीं था, बस अपने देश के लोगों का ध्यान भटकाना था, इसीलिए जार निकोलस प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ था, ठीक। तो जर्मनी और रूस के बीच लड़ाई चल रहा है, और लेनिन और जार के बीच लड़ाई चल रहा है एक तरह से। इन्हें लेनिन है और यहीं पे कौन है? जार है। तो अगर जर्मनी इससे हाथ मिला ले तो ये दोनों मिलकर इसको मार सकता है कि नहीं मार सकता है? इसी फायदे के लिए जर्मनी का किया, लेनिन को भेजा रूस, कि तुम रूस जाओ, ठीक, और वहां पे जाकर के तुम अपना काम करो जो करना चाहता है। वो चाहता था कि किसी तरह से, जर्मनी चाह रहा है कि किसी तरह से हम रूस को क्या कर दें? कमजोर कर दे, वहां के जो जार है उसको भी खत्म कर दे, ठीक। क्रेंस्की जो है वो विश्व युद्ध में शामिल था, तो कहा कि कैसे इसको हमको क्या करना है? बाहर निकालना है। और इसी उद्देश्य से जर्मनी क्या करेगा? लेनिन के मदद करेगा, उसको भेजेगा रूस में। रूस में कहां पहुंचता है वो? तब पेट्रोग्राद नाम के जगह पर पहुंचेगा। कब? अप्रैल में। मार्च की क्रांति हुई, फरवरी मार्च में जार निकोलस खत्म, क्रेंस्की की सरकार बन गई। अगले महीना अप्रैल में लेनिन यहाँ आ गया। जब ये घटना हुई थी तो हम पहले ही बता दिए हैं कि ये बर्जुआ वर्ग की सरकार बनी थी। तो जो सर्वहारा वर्ग के लोग हैं वो संतुष्ट इस बात से नहीं थे, तो वो लोग बदलाव चाह रहे थे। और लेनिन आया, कह दिया ना कि बबुआ रे, क्रांति अभी पूरी नहीं हुई है, कि भले जार निकोलस को हम खत्म कर दिए, उसको यहां से भगा दिए, गद्दी वो त्याग दिया, लेकिन क्रांति खत्म नहीं हुई है। क्योंकि जिस हक के लिए, जिस अधिकार के लिए हम लोग ये क्रांति कर रहे थे वो अभी पूरा नहीं हुआ है। और किसके लिए क्रांति हो रहा था? सबको एक समान मानने के लिए। लेकिन यहाँ मजदूर और किसान को तो वो अधिकार नहीं मिला है। इसीलिए लेनिन का कहा कि क्रांति अभी पूरी नहीं हुई है, अभी दूसरा क्रांति बहुत जरूरी है। और इसी के तहत उसने एक
अपना मैनिफेस्टो लिखा जिसका नाम है अप्रैल थीसिस, अपना घोषणा पत्र लिखा। किस दल में ये शामिल हुआ? बोल्शेविक दल। बोल्शेविक दल किनका था? बहुमत वाला था और ये किसान मजदूरों का दल था, उसी में शामिल हुआ। कहा कि हम लोग फिर से क्रांति करेंगे, केरेंस्की के सरकार को गिराएंगे, हम लोग अपना सरकार बनाएंगे और यहाँ पे किसानों और मजदूरों की सरकार बनेगी। ठीक। और इसने बताया अपने अप्रैल थीसिस में कि हम जब सरकार में आएंगे तो क्या करेंगे, तो वो 3 चीज दिया, भूमि, रोटी, शांति। उस टाइम पे हो ये रहा था कि जो जमीन है वो मुख्य रूप से राजा के अधिकार में था, तो वो बड़े बड़े जमींदारों को अपना जमीन दिए हुए खेती करने के लिए, किसान मजदूर के जैसा, लेबर के जैसा उसमें काम कर रहा था। तो लेनिन का कहना था कि जब हम सरकार में आएंगे तो वो जमीन किसको मिल जाएगा? किसानों को, अपना जमीन हो जाएगा, अपना खेती करिए। दूसरा चाहिए उसको शांति। प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, अब युद्ध में उधर फसल है तो देश में शांति के माहौल नहीं है, तो उसका था कि जैसे ही हम सरकार में आएंगे युद्ध से बाहर निकलेंगे और देश में शांति स्थापित करेंगे। और तीसरा है रोटी। कई बार जब जब यहाँ पे क्रांति हुआ है तो वहां पे लोगों ने किस चीज की मांग की? रोटी दो। तो ये तीनों चीज के बात किया कि तुमको भूमि भी देंगे, शांति भी देंगे और रोटी भी देंगे। और उस समय रूस की जनता को यही 3 चीज चाहिए था। उसको लगा कि चलिए लेनिन बहुत बढ़िया आदमी है, क्रांति हो गई। तो यहाँ पे तुमको सवाल पूछेगा क्या कि अप्रैल थीसिस किसने लिखे? एमबीबीआई तुम्हारा क्वेश्चन है। तो लेनिन लिखा है। लेनिन किस दल का नेता है? तो बोल्शेविक दल के है। लेनिन ने अपने अप्रैल थीसिस में कौन कौन सा नारा दिया? तो 3 गो है, रोटी, शांति और भूमि। देखो, भूमि, शांति और रोटी, ये 3 गो वो नारा दिया और कहा कि हम लोग केरेंस्की की सरकार को पलट देंगे, उसको सत्ता में से हटा देंगे और सरकार में हम लोग आएंगे। और जब ये बात कहा तो वहां की सेना और वहां की जनता सब किसका साथ दिया? लेनिन का। लेनिन उन सबको साथ में लेकर के 7 नवंबर 1917 को नया कैलेंडर से और 25 अक्टूबर 1917 पुराना कैलेंडर से, ऐसे हम लोगों को नवंबर 1917 याद रखना है और इसे हम अक्टूबर क्रांति कहते हैं। सब ऑब्जेक्टिव में तुमको हम करवा देंगे। ठीक। तो 7 नवंबर 1917 ईस्वी को इसका जो भी लोग है, जो भी कार्यकर्ता हैं, जो भी बोल्शेविक दल को मानते थे, वे सभी लोग क्या करते हैं? पहुंचते हैं एक जगह पर। उस जगह का नाम क्या है? पेट्रोग्राद। और वहां पे जाकर के वहां का रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर, टेलीफोन, यानी जितना भी सरकारी चीज था ना, सब तोड़ फोड़ करके सब पक्का कर लिया, कब्जा कर लिया, वहां के लोगों को मार के भगा दिया। ये इतना बड़ा ये विद्रोह हो गया कि केरेंस्की डर ही रूस छोड़ के भाग गया, यानी सत्ता वो छोड़ दिया। और अब सत्ता में कौन आएगा? लेनिन बैठेगा। सरकार किसकी बनेगी? लेनिन की, सर्वहारा वर्ग की। और इस तरह से कंप्लीट हुआ कौन सी क्रांति? बोल्शेविक क्रांति। सवाल पूछेगा नगर कि बोल्शेविक क्रांति को किस नाम से जानते हैं? भले वहां नवंबर रहे, लेकिन तुम लोग कौन सा टिक करोगे? क्योंकि बुक में तुम्हारा क्या है? अक्टूबर क्रांति है। अभी सब ऑब्जेक्टिव में तुम्हारा क्लियर होगा, कंफ्यूजन होला कि कहाँ कहाँ हम करेंगे। जब ऑब्जेक्टिव करवाएंगे तो करते समय तुम्हारा ये दिमाग में से खत्म हो जाएगा कि ये जो समस्या है उसका निदान कैसे करना है। ठीक। तो देखो, तो अक्टूबर की क्रांति के नाम से जानते हैं बोल्शेविक की क्रांति को। 7 नवंबर 1917 को ये क्रांति हुई। पुराना कैलेंडर से 25 अक्टूबर के हुआ था, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? अक्टूबर की क्रांति। क्योंकि उस टाइम पे जूलियन कैलेंडर चल रहा था। ठीक ना? 1918 से चलेगा ग्रेगोरियन। तो जो घटना घटी वो जूलियन कैलेंडर से अक्टूबर में घटा है, तो उसका नाम क्या है? अक्टूबर क्रांति। समझ गए? अब सत्ता किसके हाथ में आ गया? लेनिन के और बोल्शेविक दल के हाथ में। तो अब इसको कुछ सुधार करना था। लेनिन उस पूरे सरकार का हेड बना और उसने एक व्यक्ति है जिसका नाम है ट्राटस्की, उसको बनाया अपना विदेश मंत्री। यानी लेनिन सरकार में सबसे हेड है और उसका विदेश मंत्री कौन है? ट्राटस्की। अगर पूछा जाए कि लेनिन का विदेश मंत्री कौन था, तो ट्राटस्की नाम के व्यक्ति का बना, उसका विदेश मंत्री बना। और उस पहली बार, विश्व में पहली बार हुआ था कि सत्ता जो है वो किसके हाथ में आया? सर्वहारा वर्ग यानी किसानों और मजदूरों के हाथ में सत्ता आई, वो सरकार में गया। अब तक विश्व में ऐसा कहीं भी नहीं हुआ था कि किसान और मजदूर के सरकार हो, लेकिन रूस में वो चीज
हुआ। ठीक, अब सत्ता आ गया तो लेनिन को कुछ काम करना था, जो भी वादा किया था उसको पूरा करना था, तो पूरा अपना यहाँ पे उत्तरदायित्व वो ले लिया और सत्ता में आते ही वहां की समस्याओं को देखने लगा। देश के अंदर अशांति के माहौल है, विश्व युद्ध चल रहा है, गरीबी है, लोगों को खाने के भी रोटी भी नहीं है, तो ये सब की पूर्ति करना है, तो एक एक करके क्या करेगा, सभी समस्याओं का समाधान करना शुरू करेगा। अब देखिए सबसे पहले वो क्या करेगा, विश्व युद्ध चल रहा है, जैसे ही लेनिन सरकार में आएगा वो घोषणा कर देगा कि हमको विश्व युद्ध नहीं करना है, और वो करेगा जर्मनी के साथ एगो संधि कि देखो जर्मनी, हम थोड़ा जो संधि कर ले रहे हैं और आज के बाद हम और तुम नहीं लड़ेंगे। ठीक, उस संधि का नाम क्या है, ब्रेस्ट लिटवस्क की संधि। ये हुआ था 3 मार्च 1918 को, बुक में नहीं होगा, अगर चाहे तो आप वहीं पे लिख सकते हैं। संधि कब हुआ है, तो आप लोग को जब हम प्रथम विश्व युद्ध 9th में पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि 1917 में क्या हुआ था, रूस विश्व युद्ध से बाहर हो गया था। और संधि कब किया वो, 1918 में, और इस संधि में रूस ने जर्मनी को अपना 1/4 हिस्सा दे दिया। जैसे मान लो कि इतना बड़ा रूस है तो इसका 1/4 अगर करो तो ऐसे आ गया, तो ये वाला पूरा हिस्सा रूस किसको दे दिया, जर्मनी को। किस संधि के तहत, ब्रेस्ट लिटवस्क की संधि के तहत ये वाला पूरा हिस्सा किसको मिल गया, जर्मनी को। कहा कि ले लो लेकिन हम लड़ाई ना करेंगे, और इस प्रकार रूस हो गया विश्व युद्ध से बाहर। अब ये लड़ रहा था 4 गो मिलकर, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, और रूस इसमें से भाग गया। तो फ्रांस और ब्रिटेन, अमेरिका, ये तीनों को अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा, कहा कि तो बहुत तू यार गड़बड़ काम कर दिया, बीच में तू भागा कैसे। तो एक तरह से देखो तो विश्व युद्ध से निकलने के साथ ही लेनिन ने अपने मित्रों से क्या कर लिया, दुश्मनी भी ले लिया था। और ये तीनों देश मिलकर के, फ्रांस, ब्रिटेन और रूस, ये फ्रांस, ब्रिटेन, रूस करे, फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका, ये तीनों मिलकर के अटैक करेगा रूस पर कि तू साथे हमरा जो लड़ रहा था तो संधि काहे किया, हारते चाहे जीतते तू पहले ही बाहर काहे भागा। और वो तीनों देश मिलकर के किस पे अटैक करेगा, रूस पर। तो और देश के अंदर भी कुछ माहौल खराब है, तो देश के अंदर भी अशांति के माहौल है और देश के बाहर भी। इन दोनों से निपटने के लिए लेनिन क्या करेगा, 2 गो संगठन बनाएगा। एक का नाम रखेगा वो चेका, ठीक, और एक का नाम रखेगा वो लाल सेना। लाल सेना, लाल सेना का गठन जो है वो किया था ट्राटस्की। ट्राटस्की के बताए ना, इसका विदेश मंत्री था। तो ट्राटस्की लाल सेना बनाता है और एगो बनता है चेका। इन दोनों का काम क्या है, अभी लेनिन के पास 2 समस्या है, एक फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका तीनों मिलकर के अटैक कर रहा है किस पे, रूस पर, तो उससे लड़ना है। विश्व से तो बाहर निकल चुका है, खाली उन तीनों से इसको लड़ना है। और एक है देश के अंदर कुछ लोग जो इसका विद्रोह कर रहे हैं कि लेनिन को सरकार में नहीं होना चाहिए, उसको भी चुप कराना था। तो 2 समस्या, एक देश के बाहर और एक देश के अंदर। तो देश के बाहर की समस्या से लड़ने के लिए क्या बनाया गया, लाल सेना। जो भी विदेशी आक्रमण होगा उससे कौन सा युद्ध करेगा, कौन भिड़ेगा ओकरा से, लाल सेना। इसको बनाया कौन, ट्राटस्की। और चेका था गुप्त पुलिस संगठन, चुप्पे, यानी देश के अंदर तुम्हारे बीच में ही बैठा रहेगा, और तुमने लेनिन की सरकार की बुराई की तो अगले पल तुमको उठा के जेल में, चलो, किसी को बाहर रहने ही नहीं देना है, न कोई बाहर रहेगा न विद्रोह करेगा। तो 2 चीज बनाया था, एक चेका और एक लाल सेना। लाल सेना कौन से समस्याओं का समाधान कर रहा था, जो बाहरी है, और चेका कहां पे काम कर रहा था, देश के अंदर। तो ये 2 काम किया गया बचने के लिए। तो ये 1/4 भूभाग वाला तुमको हम बता दिए। उसके बाद हम बताए कि यहाँ पे फ्रांस, ब्रिटेन इससे लड़ाई करने के लिए कि आक्रमण कर दिया रूस पर कि काहे युद्ध में से तू बाहर निकला। और तब यहाँ पे क्या किया, ट्राटस्की ने अपना एक सेना बनाया जिसका नाम है लाल सेना। और उसके बाद एक और चीज बनाया गया था,
चेका जो कि गुप्त पुलिस संगठन था, पुलिस चुप्पे सिविल ड्रेस में तोड़े भी बैठा रहत, तुमको पता भी नहीं रहेगा ये पुलिस में है। और जहां लेनिन के या बोल्शेविक सरकार के खिलाफ कुछ बोला, तुमको उठा के जेल में, कोई बोलने वाला ही नहीं छोड़ना है, अच्छा कहेगा तो रहना है, खराब कहेगा तो चलो जेल में। तो ये करके ये देश के अंदर शांति के माहौल स्थापित करने का प्रयास किया और देश के बाहर से भी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया। तो इस प्रकार से देखिए, तो ये अपने आंतरिक विद्रोह को भी दबाने में सफल रहा लेनिन, और बाह्य जो समस्या उससे भी ये अच्छे खासे वहां पे उसका सामना कर रहा था, उसमें भी ये सफल रहा। यानी जो बाहरी समस्या है उससे भी ये निदान पा गया, जो अंदर है उससे भी, यानी लड़ाई वाला जो समस्या था वो हुआ खत्म। अब है इसके पास भूमि। भूमि किसके पास था? पूरा राजा उसका मालिक था, और किसको दे दिया था वो सब? बड़े बड़े जमींदार को। लेनिन का कहा था कि जब हम सरकार में आएंगे तो भूमि किसका होगा? किसानों का। हम किसान को दे देंगे, मजदूर को नहीं, मजदूर तो फैक्ट्री में काम करेगा, किसानों को हम दे देंगे। ठीक, तो इसके लिए वो क्या करेगा? वो लाएगा नियम, और जितना भी जमीन है ना जमींदारों के पास, पहले लेनिन ले लेगा अपने हाथ में, और उसके बाद वो किसको देगा? किसान के। लेकिन अपने हाथ में लेने से पहले भी इसके पास एक समस्या है। किसी का जमीन है, सरकार अपने मन से थोड़े ले लेगी, जब तक उसका नियम कानून न बने जमीन ले सकती है। हम लोग के संविधान में नियम है तभी तो हमारा जमीन सरकार यूज करती है। आज संविधान में नियम बन जाए कि हमारा जमीन बिना हमारे मर्जी के कोई भी यूज नहीं कर सकता है, तो सरकार भी हमारी जमीन नहीं हथिया सकती है। तो नियम है तब ले रहा है। अब यहाँ पे जमीन था बड़े बड़े जमींदारों के पास, चाहिए किसको? लेनिन को, तब ना वो बांटेगा किसानों में। तो उसके लिए इसको बनाना पड़ेगा नियम। तो नियम बनाने में वो काम किया। इसने कहा कि जो राजतंत्र चल रहा था वो खत्म, अब हमनी के देश में जो व्यवस्था चलेगा उसका नाम रखा इसने समाजवाद। यानी समाजवादी शासन व्यवस्था की स्थापना की। किसने? लेनिन ने। कब किया है? 1918 में। और उसने रूस का नाम भी बदल दिया था, नाम आगे हम बताएंगे, शॉर्ट में उसको हम USSR कहते हैं, यूनियन सोशलिस्ट, उसके बाद है सोवियत रूस रिपब्लिक, यूनियन सोशलिस्ट सोवियत रिपब्लिक इसका नाम है। यानी यहाँ पे समझो कि जब लेनिन सरकार में आया तो कहा कि हम कौन से शासन व्यवस्था को मानेंगे? समाजवाद को, और वो रूस का नाम भी बदल देगा। ठीक, समाजवाद में होता क्या है? शुरू में पता है, सब कुछ किसके कंट्रोल में? सरकार के, यानी सब कुछ हो जाएगा सरकारी। तो ये नियम लेके आया, और आ करके लेनिन ने क्या किया जी? तो सब कुछ क्या कर दिया? राष्ट्रीयकरण, यानी कि सरकारी कर दिया। वो है करने, शायद आगे होगा, देखो इधर, फिर पीछे हम बताएंगे। करने गिरे, हाँ देखो यहाँ पे है। उसने क्या किया? सभी चीजों का क्या कर रहा है? देखो यहाँ पे उत्पादन के जो भी निजी स्वामित्व है, यानी जो भी प्राइवेट था, उस सबको क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। उद्योगों पर मजदूरों को नियंत्रण दे दिया। बैंक, बड़े बड़े उद्योग, जल परिवहन, रेलवे, भूमि जो भी है उस सबको क्या कर दिया? वो राष्ट्रीयकरण कर दिया। सब कुछ को वो सरकारी कर दिया, और सरकारी करके अब वो किसका हो गया? भूमि। सरकार में कौन है? लेनिन। तो लेनिन का हो गया। अब लेनिन अपने पास पहले पूरा जमीन ले लिया, और उसके बाद वो किसानों में बांट दिया। लो लो लो, तोड़ हो गया। तू जैसे तू बड़ा जमींदार है, तेरा भी 500 एकड़ जमीन है, हम सरकार में है, थोड़ा से जमीन ले लिए, आई सब किसान है, इस सब में हम बांट दिए। फ्री में राष्ट्रीयकरण, सब सरकारी रहेगा। राष्ट्रीयकरण के मतलब होता है, अभी जैसे कह देवे सरकार, बिहार सरकार की NGR कोचिंग का हम राष्ट्रीयकरण करेंगे, तो ये सरकारी हो जाएगा, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, सरकार अपने हाथ में ले लेगी। समझ गई? तो उसी प्रकार राष्ट्रीयकरण करके पूरा जमीन ले लिया अपने पास कि सरकार के रहेगी, और फिर वो क्या किया? किसानों में बांट दिया। तो जो भी बड़े बड़े जमींदार थे वो कर दिया विद्रोह कि ऐसे कैसे? तू कहा कि राष्ट्रीयकरण करेंगे, सरकार के पास रहेगा, तो तू अपने पास रखो, किसान को कह दे दिया।
तो लेनिन उससे भी बचने का उपाय ढूंढे हुए था, कहा कि हम दे दिए इसलिए बउआ कि उनकी संख्या ज्यादा है और सरकार किनका चुना हुआ है, उन्हीं का है। तो लोकतंत्र के नियम से जनता की इच्छा से काम होगी। तो जनता में मांग था कि हमको भूमि चाहिए, तो हम उसको भूमि दे दिए, यानी जमींदारों से लेकर के और किसानों में बांट दिया। ये भी समस्या के समाधान वो कर दिया था। बस इसको यहीं पे रोकते हैं, इस कहानी को फिर हम शुरू करेंगे। किसानों को बांट दिया जमीन, काम क्लियर, इन्ने वाला। उधर चलिए लेनिन आउ का काम किया है सरकार में आने के बाद। उसने देश के अंदर जो युद्ध की स्थिति है और देश के बाहर जो युद्ध की स्थिति है समाप्त कर दिया। किसानों को जो कहा था कि हम भूमि देंगे, दे दिया है। भूमि देने के बाद क्या होगा हम आगे देखेंगे। इधर देखिए, उसके बाद क्या किया, इसमें एक चीज और किया, उसने समाजवादी शासन स्थापना किया। यहाँ पे पूरे विश्व में पहला बार रूस में ही समाजवादी शासन व्यवस्था को अपनाया गया था। रूस का नया संविधान बनाया गया। उसके बाद इसका नाम भी बदल दिया गया, नाम रखा गया सोवियत समाजवादी गणराज्यों का समूह, यूएसएसआर, यूनियन सोशलिस्ट सोवियत रिपब्लिक, ऐसे करके इसका नाम भी रूस के क्या है? अरे थोड़ा सा आगे पीछे बोल रहे हैं, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, बतवा तो है, चल वो है। अरे वही चीज अब समझ गए। तो इसका नाम बदल दिया, रूस के नाम बदल के क्या रख दिया गया, सोवियत समाजवादी गणराज्यों का समूह। अंग्रेजी में कहते यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, शॉर्ट में कहते उसको यूएसएसआर। तो सवाल पूछ सकता है कि सोवियत रूस की स्थापना किसने की थी, तो लेनिन ने किया है। क्लियर हो गया यहां तक। सबसे पहले विश्व में समाजवादी शासन व्यवस्था कहां लागू हुआ, रूस में हुआ है। ठीक, ये सारा काम कर दिया। उसके बाद उसने क्या किया, लेनिन अपना प्रतिनिधि वाला सरकार के व्यवस्था किया, उसको अलग अलग भाग में बांट दिया। और उसमें सबसे हेड कौन रहा, लेनिन। कि जैसे यहाँ पे है ना, तू सब सरकार में, तो हम ग्रुप बना दिए कि तुम लोग इस चीज को संभालना, वो लोग दूसरे चीज को संभालेगा, वो किसी और चीज को, ये किसी और को, ये किसी और को, और सबका हेड कौन हो गए, हम लेनिन बन गए। और ऐसे करके पूरे देश में सरकार चलाने की व्यवस्था की गई। समझ गए, ये समझ में आया? अरे बोलो हाँ चाहे ना, ये क्लियर हो गया ना? बस आज ही इसको निपटाइए देना है। तो ये हो गया। उसके बाद एक काम और किया, जो बोल्शेविक दल था ना बुआ, उसका नाम ये बदल दिया और नाम बदल के रख दिया साम्यवादी दल। तो सवाल एक और बनेगा, बोल्शेविक दल का नाम बदलकर साम्यवादी दल किसने रखा, लेनिन ने। और क्या किया था इसने, जो नया संविधान बनाया ना, उस संविधान में जो भी 18 वर्ष के व्यक्ति था, चाहे वो कोई भी काम करता हो, उसको वोट देने का अधिकार दे दिया। तो सुधार में देखो क्या किया है। सबसे पहले युद्ध जो चल रहा था उसका निदान किया, किसानों को जो भूमि चाहिए था वो भी दे दिया, रूस के नाम बदल करके सोवियत रूस रख दिया, नया संविधान बनाया, अपना सरकार चलाने के लिए अपना कुछ समिति बनाया। उसके बाद जो भी 18 वर्ष के लोग हैं उनको वोट देने का अधिकार दे दिया। अब बोल्शेविक दल के नाम बदल के क्या रखा, तरीके मारेंगे एक झापड़ खींच के, बोल्शेविक दल के नाम बदल के साम्यवादी दल रखा है। ये दीदी करने हैं, देखो बोल्शेविक दल है, इसका नाम बदला जाएगा और नाम बदल करके क्या रखा, साम्यवादी दल। साम्यवादी ना बताए थे, हाँ नहीं होता है, इसके पार्टी का नाम है साम्यवादी दल खाली, समझ गई। तो बोल्शेविक दल के नाम बदल के क्या रखा गया जी, कौन रखा, क्लियर यहां तक। उसके बाद हर पार्टी का अपना एक झंडा होता है ना, आरजेडी के ललटेन छाप, बीजेपी के कमल छाप, कांग्रेस के पंजा छाप, ऐसे करके हर पार्टी की एक अपना एक झंडा है। तो साम्यवादी दल का भी अपना एक झंडा होना चाहिए, तो इसका भी झंडा था। झंडा कैसा था जी, तो झंडा रहेगा इसका लाल रंग के, कैसा है, लाल रंग का, और उस पे चित्र का चित्र रहेगा हंसुआ और हथौड़ा के। ठीक, देखा होगा ऐसे रहता है, करने बनाए हम,
अरे ऐसे तुमको लाल रंग के ही रहेगा, ठीक। और इसी पर ऐसे करके मान लो हंसुआ बनाया हुआ है, इसी पर ऐसे करके हथौड़ा बनाया रहता है, इस तरह का रहता है, लाल रंग के रहेगा, ऐसे हंसुआ और हथौड़ा के चित्र रहेगा। ये चित्र क्यों है? हाँ जी, भारत में भी है साम्यवादी दल, सही बोल रहा है। लगभग कई सारे देशों में ऐसा दल है, लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है? पहले रूस से। तो भारत में भी ऐसा दल है, ठीक ना। उसकी स्थापना तुम लोगों को राजनीति में पढ़ाएंगे। भारत में ऐसे दल की स्थापना माना जाता है 1925 से, और यहाँ पे 1918 में हो रहा है, तो 7 साल बाद भारत में ही बनेगा। तो देखो यहाँ पे वो हंसुआ और हथौड़ा क्यों रखा, इसके पीछे कारण है। बोल्शेविक दल किसका था? किसानों और मजदूरों का, जिसका नेतृत्व करता था लेनिन। तो ये हो गया मजदूर के लिए हथौड़ा, और ये हो गया किसान के लिए हंसुआ। तो ऐसे करके बोल्शेविक दल के नाम बदल के क्या रखा गया? साम्यवादी दल। उसका झंडा कैसा रखा गया? लाल रंग का, उसपे चित्रकाची का। तो किसानों के लिए हंसुआ और मजदूरों के लिए हथौड़ा। और बाद में जो भी साम्यवादी दल बना, सबका यही हो गया पहचान। साम्यवादी दल के झंडा लाल रंग के रहेगा, और उसपे हंसुआ और हथौड़ा के छाप रहेगा। समझ गया? तो ये सब इसने सुधार किया था। बाकी हाँ, ये टूटा है 1991 में जाके, आएगा वो भी आएगा तुमको। IMVBI क्वेश्चन है कि USSR कब टूटा है? 26 दिसंबर को। वहां पे एक राष्ट्रपति था मिखाइल गोर्बाचोव, उसी की सरकार में टूट गई थी। अब उसके टूटने के पीछे कई सारे कारण है। अगर उन सारी बातों को आपको जानना है तो आपको 12th की राजनीति पढ़नी पड़ेगी, वहां पे विस्तार से है कि क्यों टूटा, वजह क्या थी। समझ गए? अब देखो, हम आप लोगों को ये वाला चीज बता दिए हैं कि लेनिन के पास एक और समस्या थी का, भूमि का पुनर्वितरण, यानी भूमि जमींदारों से लेकर के किसानों में बांटना। वो कैसे बांटा, वो पूरा कहानी हम आप लोगों को बता चुके हैं। वो किसान को दे दिया था। ये ट्राटस्की का तस्वीर है। अब बताओ, जब तुमको हम जमीन दे दिए तो जमीनवा के क्या करेगी? कृषि न करेगी ऊपर। तो कृषि की तो तुमको रोटी मिला कि नहीं मिला? तो रोटी की समस्या समाधान हुआ कि नहीं? लेकिन एक समस्या यहाँ उत्पन्न होती है। हम बताए पीछे कि लेनिन बड़े जमींदारों से जमीन लिया, राष्ट्रीयकरण कर दिया, और दे दिया किसको? किसानों को। जमींदार उसका विद्रोह कर दिया था, तो कहा कि किसान लोगों की संख्या ज्यादा है, इसलिए हम जमीन उसको दे दिए। तो किसानों का जिंदगी तो अब बल्ले बल्ले हो गया होगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। लेनिन एक चीज और किया, वो मनमाना टैक्स लगा दिया अपने मन से कि तुमसे हम इतना टैक्स लेंगे तो लेंगे। यानी आपके यहाँ 40 किलो या मान लो 100 किलो अनाज हुआ, तो हम 50 किलो लेंगे तो लेंगे, आपको होए चाहे न हो, इतना हम लेंगे तो लेंगे, इस प्रकार से। ठीक। और इससे किसानों की हालत क्या हो गई? खराब हो गई। यानी फिर से वो कहां पहुंच गए? दयनीय स्थिति में। और तब उन लोगों ने फैसला किया कि ऐसा में तो हम अपना अनाज जला देंगे, लेकिन उपजाएंगे नहीं, सरकार को देंगे नहीं। और रूस के किसानों ने अपना अनाज जलाना शुरू कर दिया था, हड़ताल करना शुरू कर दिया था। ठीक। और जब ये चीज चला, तब लेनिन को समझ में आया कि अरे यार, अगर जनता ऐसी करते रहा किसान, तो हम सरकार से निकल जाएंगे, हमको भी भगा देगा। तब वो एक सुधार करता है, और जो सुधार करता है उसका नाम है नई आर्थिक नीति। और ये नीति लेके आएगा 1921 में। देखो यहाँ बताया गया है कि कहीं कहीं भूखमरी की स्थिति बन गई, और यहाँ पे विदेशी सहायता के बावजूद भी ये जो लोगों की भूख और प्यास है वो खत्म नहीं हो रही थी, लोग मर रहे थे। कई जगह क्रांति के विरोधी नारे भी सुनने को मिल रहे थे। और लेनिन इस सब बात से क्या हुआ? सतर्क हो गया कि अगर हम इस पे ध्यान नहीं दिए तो जनता फिर विद्रोह कर देगी और हमको सरकार से निकाल देगी। और तब 1921 में लेनिन लेके आया नई आर्थिक नीति। बुक में तुम लोग देख लो, 1921 लिखा होगा। तो पूछेगा कि लेनिन ने नई आर्थिक नीति कब लाया? तो 1921 में नई आर्थिक नीति को लाया गया, और इसमें कई सारे सुधार किए गए। अब सुधार का किया गया था वो इधर देखिए। तो 1921 में लेनिन का लेके आया जी
नई आर्थिक नीति क्यों लेके आए बता दिए, क्योंकि वहां पे टैक्स लगा दिया तो किसानों के पास कुछ नहीं बच रहा था, और कुछ नहीं बच रहा था तो लोग कहा कि हम खेती करके तोड़ा दिए, से अच्छा है कि हम आगे लगा दिए अपन अनाज में, खेते में आग लगा दिया तो उत्पादन तो हुआ नहीं, तो उत्पादन होबे नहीं किया करेगा तो भोजन कहां से मिलेगा, तो भूखमरी प्यास ये सब समस्या उत्पन्न हो गई, क्रांति के नारे लगने लगे, और इस सबसे बचने के लिए लेनिन लाया क्या चीज, नई आर्थिक नीति 1921 में। उस नीति में पहला चीज क्या था कि पहला चीज था जी कि किसानों से अनाज लेने के स्थान पर क्या कर दिया गया, निश्चित कर लगा दिया गया कि देखो भाई तुमको हम 100 किलो में, या ऐसे कह दिया कि तुमको हम 1 कट्ठा जमीन में, जैसे होता है ना 1 कट्ठा आए या 1 एकड़, मान लो कि 1 एकड़ में मान लो कि कितना भी तुमको हो, वो अपना देश रख दिया कि हम तुमको 100 केजी लेंगे अनाज, उससे ज्यादा जितना भी हुआ वो किसका रहा, तुम्हारा। ऐसे हमने अपने तरफ में समझो कि तुम्हारे पास 1 बीघा जमीन है, तो कहा कि तुमको 1 बीघा हो, 20 बीघा हो, 50 बीघा हो, हमको उससे लेना देना नहीं है। कभी होता है कि कट्ठा में ज्यादा भी उत्पादन होता है, कभी कम भी होता है, तो उसको उससे लेना देना नहीं था। वो एक निश्चित तय कर दिया कि 1 कट्ठा में एकदम मिनिमम कि हम तुमसे इतना अनाज लेंगे, उससे ज्यादा हुआ तो जितना ज्यादा हो सब तुम्हारा, यानी किसानों को छूट दिया गया, नियम में सुधार किए गए, टैक्स का जो मापदंड है वो तय किया गया कि कम से कम इतना लेना है, बचेगा जो किसका रहेगा, किसान का रहेगा। ये बिल्कुल ऐसी है कि तुम भर दिन भीख मांगो, जितना मांगना है मांगो, हम सांझ के 100 रुपया लेंगे, तू 1000 कमाओ 2000 कमाओ, 100 रुपया हमारा दे दो, बाकी सब तोड़ हो गया, उस तरह से, समझ गया। अब ये तो समस्या है, ठीक, तो उसमें भी सुधार किया जाएगा। अगर हर रोज वही इनकम हो रहा है तो कम करेंगे हम कि चलो भाई जब तू आए आए तो किसान मानेगा नहीं, पहले अनाजवा लूटता था, अब क्या हो गया कि तुम अपना उत्पादन करो, एक निश्चित हमको इतना दे दो, बाकी सब तुम अपना रख लो, तो अब किसान के पास बचत हो रहा है ना जी, तो किसानों के लिए सुधार कर दिया। फिर कह दिया कि वो अनाज किसान के है और किसान उसका जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल कर सकता है, वो अपना बेचे खाए दान करे आग लगा देवे, उसको जो करना है वो करे, सरकार उसमें कुछ नहीं बोलेगी, तो ये सुधार किया गया। उसके बाद एक नियम और लाया गया, क्योंकि जमींदार सब विद्रोह कर दिया था, तो लेनिन इसमें भी सुधार किया, कहा कि देखिए जमीन सरकार की ही है, राज्य की ही है, लेकिन उस पर खेती कौन करेगा, किसान के, यानी असल में मालिक कौन है, असल में मालिक किसान होगा, राज्य होगा, सरकार होगा, और उस पर खेती कौन करेगा, किसान करेगा। तो जमींदारों को कहा कि चल हमार जमीन केकरा भी है, सरकार भी है, खाली खेती कौन कर रहा है। अब जैसे यहाँ देखो ये घर किसका है, हमर है, कोई और है, लेकिन अभी किसके अधिकार में है, तो जमीन उनकर है, घर उनका है, लेकिन यूज उसका हम कर रहे हैं। उसी प्रकार जमीन राज्य का होगा, सरकार का होगा, लेकिन उसका यूज कौन करेगा, किसान होगा, समझ गए। अब मकान मालिक के 3-4 गो फ्लैट है, तो ये ऊपर वाला फ्लैट हमर जिम्मे दे देगा, नीचे वाला किसी और के जिम्मे, उसके नीचे किसी और के जिम्मे, पूरा मकान किसी और व्यक्ति का है और उसको बांट बांट के दे दिया कि तुम अपन संभालिए, इस पे कुछ भी होगा आप समझिएगा। वैसे ही लेनिन क्या किया, पूरे जमीन को अपने अधिकार में ले लिया और उसको टुकड़े टुकड़े में किसानों को बांट दिया कि तुम्हारा है, इस पे तुम जैसे काम करना चाहते हो करो, लेकिन जब हम चाहेंगे अपन कब्जा कर लेंगे, ये सुधार किया। फिर कहा कि वैसा फैक्ट्री जहां पे 20 गो कर्मचारी से कम है, जहां पे 20 भी कर्मचारी नहीं है, 19 गो है, 16 गो है, 15 गो, 14 गो है, उसको तो प्राइवेट छोड़ देंगे, और जहां पे 20 गो कर्मचारी से ज्यादा व्यक्ति हुआ उसको क्या कर देंगे, हम सरकारी कर देंगे। तो ये नियम भी ला दिया, यानी सब कुछ क्या कर देंगे, सरकारी। फिर क्या किया, उद्योगों का विकेंद्रीकरण, उद्योगों को बांटा, कहा कि एक जगह उद्योग नहीं लगाना है, पूरे देश में जहां तहां तुम उद्योग लगवाओ और हर किसी को काम मिले, जब पूरे देश में लगेगा तो हर जगह काम मिलेगा, तो ये चीज भी यहाँ पे किया गया। उसके बाद विदेशी पूंजी को सीमित तौर पर आमंत्रित किया गया, विदेशी कंपनियों को भी बुलाया गया कि आप आइए और मेरे यहाँ फैक्ट्री लगाइए,
और यहाँ पे उत्पादन आप करिए। उसके बाद व्यक्तिगत संपत्ति और जीवन बीमा के भी यहाँ पे एजेंसी खोला गया कि आपका व्यक्तिगत जो संपत्ति है उसका भी देखरेख किया जाएगा, आपके जीवन का बीमा बनाया जाएगा, LIC, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। तो ये सारी व्यवस्था की गई, कई सारे बैंक खोले गए। उसके बाद यहाँ पे एक एथी बनाया गया, व्यापारियों का अपना एक संघ बनाया गया, ताकि इसको क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। ट्रेड यूनियन की जो अनिवार्यता था उसको क्या कर दिया, समाप्त, यानी व्यापारियों का कोई अपना संघ नहीं होगा। तो ये सब वो सुधार किया, और सुधार करके जो उस टाइम के विद्रोह था उसको दबाने का वो प्रयास किया, और उसमें सफल रहा, वो इस समस्या से भी निकल गया। तो जो भी लेनिन के जीवन में समस्या है उसको क्या किया, वो समाप्त कर दिया। और ये सारी चीज होते होते आ गया बउआ टाइम तुम्हारे पास 1924। 1924 में लेनिन भैया क्या हो गए, निपट गए। समझ गया। ये सारे काम करते करते कब आ गया, 1924। और 1924 में हो गई लेनिन की मृत्यु। लेनिन की एगो बात याद रखना, बहुत बढ़िया बात है। उसने कहा था कि 3 कदम आगे बढ़कर 1 कदम पीछे हटना फिर भी 2 कदम आगे रहने के समान है। मतलब समझ में आ रहा है? आए एकरा 20 थप्पड़ मारी अभी हम सोनुआ के, औकात कहीं कि मार ले 5 थप्पड़ तू हमरा मार दे, तब वही एकरा 15 थप्पड़ हम ज्यादा मारे हुए हैं। तो लेनिन करा है कि हम किसी चीज में अगर बहुत ऊपर जाके, मान लो हम यहाँ पे थे और यहाँ से अपन जीवन में विकसित करते हुए यहाँ पे आ गए, और किसी कारण के वजह से हम यहाँ पहुंचे, फिर भी तो हम यहाँ से यहाँ है ना जी, ऊपर ही ना है। तो वही करा है कि अगर हम 3 कदम आगे बढ़ गए और किसी कारणवश हमको 1 कदम पीछे हटना पड़ा, फिर भी हम 2 कदम आगे हैं। तो ज्यादा उसमें सोचना नहीं है कि हम 1 कदम पीछे कहे आ गए, 2 कदम तो आगे है ना अभी। इस नीति पे काम करना, सरकार हमने के लगभग उसी काम करती है, नियम लाती है, कहते हैं कि हमने जैसे विद्रोह करते हैं तो सरकार कहती है ठीक 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 मना कर देते हैं, थोड़ा थोड़ा सुधार कर देता है, रहता है नियम सब वही। तो 3 कदम आगे जाके 1 कदम पीछे आ जाता है, 2 कदम वो वही रहता है। हमने कहते हैं कि चलो 1 कदम इनका पीछे कैली ना, उतने में क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। वो नियम किसका था, लेनिन का था। 1924 में लेनिन जी मर गए। अब सवाल आया ये कि लेनिन के जगह कौन लेगा, उसका उत्तराधिकारी कौन बनेगा। और इस बात को लेकर के अलग अलग नेताओं के बीच क्या हो गया, लड़ाई शुरू। वो कह रहा है कि हम बनेंगे, वो कह रहा है कि हम बनेंगे, वो कह रहा है कि हम बनेंगे। लेनिन के मरने के बाद सबसे बड़ी समस्या क्या, कि लेनिन का जगह कौन लेगा। सभी नेता आपस में लड़ रहे हैं, और इसमें जीतता कौन है, तो एक व्यक्ति है जिसका नाम है स्टालिन। तो लेनिन के बाद सरकार में कौन आएगा, स्टालिन। और जैसे ही सरकार में आएगा सबसे पहले वो ट्राटस्की को यहां से भगाएगा। ट्राटस्की को क्यों भगाएगा, ये लेनिन के विदेश मंत्री है। हो सकता है कल के लिए जनता कहेगा कि लेनिन के साथ ही रहा है हमेशा, तो सरकार में किसको आना चाहिए, ट्राटस्की को। तो जैसे स्टालिन सरकार में है, लेनिन कहेगा कि बुआ तू बोरिया बिस्तर उठाव, चलो यहाँ से निकला। तो 1929 में ट्राटस्की को रूस छोड़ना पड़ा, समस्या के समाधान। उसके बाद स्टालिन का मतलब होता है बउआ लौह पुरुष, लोहे के जिगर वाला। अब इसने क्या किया, ये बना कैसे उत्तराधिकारी, लड़ाई के बीच में सभी नेता आपस में लड़ रहे थे, उसमें सरकार में कौन आ गया, स्टालिन। तो जब स्टालिन सरकार में आया तो जाहिर सी बात है बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इसका विरोध करेंगे, और स्टालिन को ये बात बहुत अच्छे से पता था कि विद्रोह करने वाले लोग तो हैं, और इसीलिए उसने क्या किया, जो भी पहले के नेता था उस सब को खत्म, चल भागो यहाँ से, साइड हटो, जेल में डाल दिया, मार दिया, भगा दिया, जिसे ट्राटस्की को भगा दिया। तो उनको खत्म कर दिया, विद्रोह करने वाला नहीं बचेगा। उसके बाद यहाँ पे जो प्रेस की स्वतंत्रता थी उसको खत्म कर दिया, कि कुछ छाप देगा हमारा विरुद्ध में और जनता को भड़का देगा, तो तू छाप ही नहीं सकता है, खत्म। जो यहाँ पे राजनीतिक लोकतंत्र था या भाषण देने की जो आजादी थी, तुमको बोलने की आजादी थी, उसको भी क्या कर दिया, खत्म, तुमको भी नहीं बोले देंगे, ये कर दिया। उसके बाद कई सारे लोग पार्टी के अंदर भी थे
जो इस बात से खुश नहीं थे, आपसी मतभेद था। कहा कि अगर पता चला कि आपस में से हमारे पार्टी में टकरा रहा है तो जैसे बाकी के भगा रहे हैं, मार रहे हैं, तुरो ले लेंगे, तो डरे कोई बोलेगा नहीं। तो एक एक करके सारी समस्याओं को क्या कर रहा है, खत्म कर रहा है। तो ये चीज किया। उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी का हेड भी एक तरह से यही बन गया था और 1953 ईस्वी में इसकी मृत्यु होती है। एकदम तानाशाही तरीके से काम करता है, हम जो कह दिए सो होगा, कोई विरोध नहीं कर सकता है हमारे। 1953 में ये मर जाएगा। अब देखो वही बता रहे हैं, स्टालिन के बारे में दो विचारधारा है। कुछ लोग मानते हैं कि स्टालिन बहुत बढ़िया नेता था, कुछ लोग मानते हैं स्टालिन बहुत खराब नेता था। खराब और बढ़िया मानने के पीछे के कारण क्या है? स्टालिन ने ट्रास्टस्की को भगा दिया, जो भी पहले के नेता थे उनको खत्म कर दिया, बोलने की जो आजादी थी वो खत्म कर दिया, प्रेस की जो स्वतंत्रता है उसको खत्म कर दिया। अब बताओ, जब ये सारा चीज वो खत्म किया है, वो अच्छा नेता है कि खराब नेता है? खराब है। अब देखो अच्छा कैसे है। स्टालिन ने एक चीज लाया था जो अब तक दुनिया में नहीं आया था, पंचवर्षीय योजना। 5 साल का वो योजना बनाता था कि हमको 5 साल में ये चीज हासिल कर लेना है, और इसी के उद्देश्य से वो काम करता था। और जब प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ था 1945 में, उस टाइम पर स्टालिन ने रूस को दुनिया का सबसे शक्तिशाली देशों में शामिल कर दिया था। अब बताओ अच्छा नेता है कि खराब? तो उसका मिश्रण है, एक तरफ उसको खराब कहा जाता है, दूसरी तरफ जिस तरह से वो काम किया, जिस तरह से रूस को शक्तिशाली बनाया, उसके वजह से उसको बढ़िया भी कहा जाता है। तो इसका जो विचारधारा है वो मिश्रण वाला है, समझ गए? तो ऐसे करके ये स्टालिन का काम था। स्टालिन का प्रभाव इतना था कि उस टाइम पे जो अमेरिका और ब्रिटेन, फ्रांस के जो नेता होते थे, जैसे रूजवेल्ट है, चर्चिल है, इन लोगों के साथ स्टालिन का उठना बैठना था। यानी बड़े बड़े जो देश थे शक्तिशाली, उनके नेताओं के साथ कौन बैठता था? स्टालिन। तो इसका भी लेवल उसी टाइप का था। तो आप इसके बारे में जो सोचना है वो सोचिए कि अच्छा था कि खराब था। ऐसे था वो दोनों। अब देखो रूस की क्रांति के प्रभाव का पड़ा। सबसे पहला प्रभाव इसमें कि इसी क्रांति में पहली बार सर्वहारा वर्ग की सरकार बनी, ठीक, यानी किसानों मजदूरों की सरकार बनी थी, जिससे बाकी के क्षेत्र में भी, बाकी के दुनिया भर के देश में भी किसान मजदूर जागरूक हुए, कहे कि हम भी अपना सरकार बनाएंगे। उसके बाद एक चीज और हुआ था, रूस के क्रांति के बाद वहां पे समाजवादी व्यवस्था को अपनाया गया और अमेरिका में पूंजीवादी चल रहा था। तो जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ 1945 में, तो इसके बाद एगो बन गया पूंजीवादी और एगो बन गया समाजवादी। और दूसरी विश्व युद्ध खत्म हुआ ना 1945 में, तो दो गो देश बना, एगो अमेरिका, एगो रूस। दो गो सबसे शक्तिशाली है, रूस में समाजवाद और अमेरिका में पूंजीवाद। और आगे चल करके इन दोनों के बीच इसी के लिए लड़ाई चलेगा 1945 से लेकर के 1991 तक। उस युद्ध को हम कहते हैं शीत युद्ध। तो कहीं ना कहीं रूस के क्रांति ने किसको जन्म दिया? शीत युद्ध को। अगर रूस की क्रांति नहीं हुई होती, समाजवादी व्यवस्था नहीं अपनाया गया होता, तो शायद आगे चल करके शीत युद्ध नहीं होता। तो ये भी एक काम किया था, इसने पूरे विश्व को दो भाग में बांट दिया था, एगो सब अमेरिका के पक्ष में, एगो सब रूस के पक्ष में, ऐसे करके। समझ गया? देखो यहाँ पे वो चीज बता दिया गया है। उसके बाद पहली बार विश्व में किसी ने नई आर्थिक नीति लाया था। आगे चल करके इस नीति को पूंजीवादी देशों ने भी अपनाया था। ये था कौन? समाजवादी देश। और इसके नीतियों को पूंजीवादी देश भी अपना रहा था, वो भी इसको अपनाया क्योंकि इसमें कई सारे अच्छे चीज थे। तो ये भी चीज किया गया। इस क्रांति के वजह से हमारे एशिया में, जैसे भारत में कहो या फिर अफ्रीका है, वहां के जो गुलाम देश थे उन लोगों को प्रेरणा मिली और वो लोग भी अपने देश में क्रांति किए और अपने देश को आजाद किए थे। ये भी इसका प्रभाव रहा था। अब ये तुमको छूट गया था, अभी हम तुमको मिखाइल गोर्बाचोव के बारे में बताए थे। पिछला बार इससे सवाल पूछा था सवाल क्या कि प्रेस्ट्रेइका और ग्लासनोस्त की अवधारणा कौन लेके आया था? तो कौन लाया है जी? मिखाइल गोर्बाचोव। अब मिखाइल गोर्बाचोव है कौन? तो ये रूस के राष्ट्रपति है। कब बना था? 1985 में, ब्रैकेट में करके लिखा होगा, मिखाइल गोर्बाचोव 1985 में रूस के राष्ट्रपति बना था और यही लेके आया था प्रेस्ट्राइका और ग्लासनोस्त की
नीति। और जो पूछा था तो बउआ सोवियत संघ का विघटन तो हुआ है दिसंबर 1991 में। शीत युद्ध के बारे में पूछे तो बता देना ये एक वैचारिक युद्ध था जिसमें पूंजीवादी गुट के नेता था अमेरिका और साम्यवादी गुट का नेता था सोवियत रूस, और इन दोनों के बीच खाली बाता बाती हो रहा था। जैसे हमने के मम्मी चाची लड़ती ना है, हर तरह के गाली गलौज हो जाएगा लेकिन झोंकड़ा झोंकड़ी न होगा, वैसी दोनों के था, एक दूसरे को खाली ताना मारता था। उसी का नाम क्या है? शीत युद्ध। और इसी के साथ तुम्हारा चैप्टर भी क्या हुआ? समाप्त। ठीक, अगले दिन इसका हम करेंगे ऑब्जेक्टिव।